नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। ईरान मोर्चे पर मिली करारी हार से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी साख बचाने के लिए एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप कल ही अमेरिकी सेना को खाड़ी में अब तक के सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है, लेकिन ईरान के आगे ट्रंप की एक भी नहीं चल पा रही है। खाड़ी के समंदर में ईरान की खूंखार सेना ने अमेरिकी गुरूर को धूल चटा दी है। अपनी खोती हुई सियासी जमीन और साख को बचाने के लिए ट्रंप अब तड़प रहे हैं और इसी बौखलाहट में वो मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंकने की तैयारी भी कर चुके हैं। ट्रंप ईरान पर हमले का कैसे प्लान बना रहे हैं और इसके क्या संकेत मिल रहे हैं, अब आपको वो बताते हैं। तो सेंटकॉम प्रमुख ने ट्रंप को बड़े हमले का ब्लूप्रिंट सौंप दिया है। ईरान पर 10 से 14 दिनों तक भीषण हवाई हमले का प्रस्ताव उसमें रखा गया है। ईरानी हमलों में 4 सैनिकों की मौत के जवाब में सैन्य कार्रवाई का यह प्लान तैयार किया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की ईरान को अब तक की यह सबसे बड़ी बमबारी की वार्निंग है। ईरान को समझौते के लिए मजबूर करना अमेरिका का उद्देश्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान नहीं झुकता है, अमेरिकी हमले होते रहेंगे। ईरान की नौसेना और वायुसेना को एक बड़ा नुकसान हुआ। ट्रंप हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता करीब करीब खत्म हो चुकी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी वायुसेना का मूवमेंट बढ़ गया है और अमेरिकी KC-135R टैंकर्स ने तेल अवीव से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। फारस की खाड़ी और यूएई के ऊपर काफी ऊंचाई से गश्त हो रही है। बड़े सैन्य अभ्यास से ठीक पहले ऐसी ही गश्त पेट्रोलिंग होती है, रिफ्यूलिंग, टैंकर्स की उड़ान की जा रही है और ईरान के काफी अंदर तक B-2 बॉम्बर से हमले की तैयारी है, यह बताया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। लेकिन ट्रंप शायद भूल रहे हैं कि सामने ईरान है। अमेरिकी हमलों की आशंका को देखते हुए ईरानी सेना ने भी अपनी कमर कस ली है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ट्रंप इस फैसले से सीधे सीधे यमराज को दावत दे रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, फिरोज मीठी बोलवाला जी भी हमारे साथ होंगी और प्रदीप कपूर थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विंग कमांडर आलोक सहाय जी, क्या ये नई तैयारी अब अमेरिका की तरफ से की जा रही है? क्या वो सच में ईरान के अंदर घुस करके इतने बड़े हमले को अंजाम दे सकता है? मुझे लगता है कि अमेरिका एक एक बड़ा आक्रमण करेगा बहुत जल्दी ही, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं होगा। मे बी जस्ट वन वेव, क्योंकि अमेरिका की हालत बहुत ही अभी टाइट है। उसके पास थार्ड और पैट्रियट की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि यहाँ तक अब बात आ रही है कि कुवैत से वो सेना अपनी हटा रहा है। कुवैत ने बोला है नहीं हटाने के लिए, कुवैत बल्कि और एयर डिफेंस मांग रहा है, जो अमेरिका देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास अभी थार्ड जो है वो कुल करीब 275 से थोड़े से ज्यादा बचे हुए हैं और जो पैट्रियट मिसाइल है वो 470-75 के आसपास बची हुई है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है इंटरनेशनल मैगजीन्स में। तो ऐसे में अमेरिका के पास एक बहुत ही कठिन चुनौती का समय है कि अगर वो वार को एस्केलेट करता है तो अमेरिकी जो ईरानियन अटैक्स होगा उसको वो रोक नहीं पाएगा, और जब ईरानियन अटैक्स को रोक नहीं पाएगा तो अमेरिका की बहुत ज्यादा क्षति होगी। इसीलिए वो चाहता है कि अगर वो आक्रमण करे तो उसके पहले मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों का बचाव करने के लिए वहां से कुछ सैनिकों को दूसरे जगह विस्थापित किया जाए।
ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि वो यूरोप में कुछ अपने सेंटर्स को शिफ्ट करने की का प्रयास कर रहा है, ऐसा सोच रहा है। तो अब यही देखना है कि क्योंकि ईरान के आक्रमण को अमेरिका रोक नहीं पाएगा मिडिल ईस्ट में अभी, उसके पास इतने पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है। अ, यही नहीं, एयर डिफेंस की इतनी कमी हो गई है कि इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ रहा है। आप देखिए कि यूक्रेन के ऊपर में जो ड्रोन से ज्यादा हमले हो रहे थे, अब ज्यादा मिसाइल से हमले रूस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूक्रेन के पास भी अब मिसाइल्स जो है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि उसको न यूरोप से उतना मिलेगा, न अमेरिका से मिलेगा। तो ये ग्लोबल शॉर्टेज हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका करेगा भी तो सिर्फ एक आक्रमण होगा, भयंकर भीषण, और सिर्फ एक वेव होगा, और उसके बाद किसी न किसी बहाने से अमेरिका थोड़ा बैकफुट पाएगा, हाँ। और अभी युद्ध जो है कुछ दिनों के लिए थम जाएगा। जी हाँ, ठीक है, एक एक रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल, प्रदीप कपूर जी क्या कह रही है कि अमेरिका की तैयारी बढ़ी है। एक रिपोर्ट और सामने हमने अपने दर्शकों के साथ भी साझा की थी, अपने पैनल के साथ भी हमने डिस्कशन किया था कि दूसरी तरफ पेंटागन ये कह रहा है कि उन्हें और हथियारों की आवश्यकता है, इसलिए वो 18.5 अरब डॉलर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। और अचानक से ये आपातकालीन डिमांड है, इमरजेंसी डिमांड है कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। एक तरफ पेंटागन कह रहा है हथियार नहीं है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा हमला कर सकते हैं। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फिट तो नहीं बैठती, अपोजिट है दोनों की दोनों रिपोर्ट्स। अब इसमें से सच क्या? हाँ मीनाक्षी जी तो देखिए, मीनाक्षी जी, जी प्रदीप जी से जी आती हूँ सर मैं हाँ उसके जी, बाद। जी हाँ, जैसे आपने भी डिस्कस किया है और बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं, इस समय पे जो हालात, मैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में हूँ, तो अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है इलेक्शन की नवंबर में। तो मीन्स डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टिकोण से ये देखना है कि हमको ये युद्ध किस तरह खत्म करना है और कितनी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि हमको ये अभी इस समय पे डिस्ट्रैक्शन हो गया है, डिसरप्शन हो गया है, डाइवर्शन हो गया है बहुत जबरदस्त। अगर इकोनॉमी में भी ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पर काफी हद तक, गैस प्राइसेस फिर बढ़ने लग गए हैं जो पेट्रोल के हैं, अभी कंट्रोल में आए थे, नियंत्रण में आए थे, बट फिर अब बढ़ने लग गए हैं। जो इन्फ्लेशन है, अभी हम जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो प्राइसेस काफी हद तक बढ़ चुके हैं, बहुत काफी बढ़ गए हैं। मींस बहुत एक्स्ट्रा बिल्स आने लग गए हैं जो पहले बहुत कम आते थे, वो अभी बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जैसे, वो भी लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी पेन पॉइंट जो है लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है, जो आगे काफी टाइम तक सीमित था। तो एक तो ये दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जो ईरान में इस समय पे हालात हैं अंदरूनी, वहां पर की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं ईरानी नस्ल के, और वो कहते हैं कि अंदरूनी हालत इतनी बिगड़ गई है वहां पर अभी, क्योंकि डेली एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, और वो भी पब्लिक एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं। ये भी नहीं कि कहीं पे छुपे तरीके से हो रहे हो, पब्लिक में कर रहे हैं। तो उससे जो घृण पैदा हो रहा है लोगों के दिल में, दिमाग में, जो नफरत पैदा हो रही है रजीम की तरफ, वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो बाकी वहाँ की इकोनॉमी तो बहुत हद तक इन्फ्लेशन के कारण और बाजार इकोनॉमी के कोलैप्स के कारण वहां पर कोलैप्स कर चुकी है। तो इंटरनल अब वार्निंग्स शुरू हो गई हैं बहुत सारे राइटर्स से, बहुत सारे पॉलिटिशियंस से, कि ईरान एकदम कोलैप्स के वर्ज पे है, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को अब संभालना उनके लिए भी मुश्किल होते जा रहा है। वो बहुत ज्यादा वो हार्ड लोग थे जो रूलर्स, IRGC वगैरह, तो उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर वो किया है, सब जो हर देश ह्यूमन की सर राइट्स कहीं का ना कहीं मतलब तैयारी violations। होती है, एक तो वो कूटनीतिक प्रेशर बना हाँ, करके। तो उसमें जो बमबारी जी की बात है वहां हाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर काफी हद तक डिप्लीशन हुआ है स्टॉक्स का, और रडार कैपेसिटीज काफी रिड्यूस हुई हैं। बट अमेरिका की जो शक्ति है और जो ताकत है, क्योंकि ये एक आइलैंड की तरफ से देखिए, बहुत बड़ा आइलैंड जैसे है, तो इसको लैंड पे अटैक करना तो खाली ये लोन वुल्फ अटैक्स टाइप हो सकते होते हैं। एक टाइम जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ तो जापान ने किया था लैंड पे, तो उन्होंने फिर न्यूक्लियर बम वहां पर फेंके थे। तो अब अगर ईरान के ऊपर भी कुछ ऐसे उनको धमकी आएगी कि ट्रंप के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और ऐसा खतरा है,
तो फिर से वो कुछ अजीब सा स्टेप ले सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़े तरीके से एक टाइम अटैक करेंगे जरूर ईरान को, ताकि थोड़ी देर तक थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहे ईरान, फिर वापस वहां पर उनके बेसिस पे उनके जो गल्फ कंट्रीज हैं। बट दूसरी तरफ से गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज में अब थोड़े से और एक्टिव होते जा रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का हमने देखा, अब कतार और टर्की और ये सारे कंट्रीज भी बोलने लग गए हैं ईरान के खिलाफ। तो जो पहले एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट ईरान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है चीन, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, क्योंकि चीन उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते जा रहा है, और रशिया की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है सपोर्ट करने की, खुद यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा है। तो जब तक चीन का सपोर्ट किसी तरह नहीं रोक सकती अमेरिका, तब तक ईरान को, जैसे पाकिस्तान को भी फेलिंग स्टेट से बचा के रखा हुआ है चीन ने और यूएस ने, वैसे ईरान को भी फेल्ड और फेलिंग स्टेट से बचा के रख रही है चीन और बाकी कुछ पार्टीज उनके जो सपोर्टर्स हैं। बट अंदरूनी हालात वहां पर बहुत ही खराब है, तो दोनों तरफ। अब आगे में भी आपसे इस पर और चर्चा करें, लेकिन फिरोज मीठी बोलवाला जी, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, फिर चाहे वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आए या फिर कहीं से भी आए, उसे लेकर के कहीं ना कहीं ईरान सतर्क तो होता होगा, वो अपनी तैयारियां भी तो शुरू करता होगा। अनम्यूट करिएगा। सॉरी जी, मैं पहले थोड़ी स्टेटिस्टिक देता हूं अमेरिकन मीडिया से। ट्रंप ने ये 106 बार बोला है वी हैव डिफीटेड, 95 टाइम्स बोला डिस्ट्रॉयड ईरान, 88 टाइम्स बोला ईरान डील इज इमिनेंट, 75 टाइम्स बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। तो ये जो बेवकूफ़ी चलती रहती है ट्रंप की, यही फिर ये अमेरिकन मीडिया, फॉक्स न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, ये जो सब न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट ऑलिगार्क्स की मीडिया है, उसी में ये सब चलता है। दूसरा कि एक्चुअली ट्रंप डेस्परेट है, वो एक एग्जिट के लिए देख रहा है। इसलिए जैसे हमारे पहले के मिलिट्री साहब ने बताया, और उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की कि ट्रंप इसलिए ज्यादा बमबारी कर रहा है ताकि वो एक बार से बताए भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, अभी मैं घर जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मिड टर्म्स का जो इलेक्शन आ रहा है, उसमें अभी की जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि एक्चुअली 6 सीट पूरा उल्टा होगा, 53-47 डेमोक्रेट्स के फेवर में, और इवन इन द कांग्रेस तो बड़ा गेन्स डेमोक्रेट्स के होने वाला है। इसके 3 कारण हैं। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, दूसरा है कि ईरान वॉर, सबको पता है कि नेतन्याहू के लिए ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से ब्लैकमेल करके झोंका है, और तीसरा है इजराइल के लिए बढ़ते हुआ घृणा, नफरत के पोस्ट 9/11 में $8 to $9 ट्रिलियन, ब्राउन यूनिवर्सिटी के फिगर है, $8 to $9 ट्रिलियन का खर्चा इजराइल के पीछे किया है, जिसमें अमेरिका को फायदा नहीं, और इजराइल एक जेनोसाइडल वॉर क्राइम्स रोग स्टेट बनकर दुनिया में सामने आया है। जहां तक ईरान के बारे में है कि ये जो शाह वाले बैठे रहते हैं लॉस एंजलिस में, ईरानी, उनको ईरान के बारे में कुछ पता नहीं है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जहां 4 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे अयतुल्ला खामेनी के जनाजे के लिए। 5 दिनों में वो जनाजा चला, 4 to 4.5 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे। ईरान कोलैप्स होगा, ईरान वीक है, ये हम लोग 47 साल से ऐसे बातें सुन रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ईरान की जनता पहले से ज्यादा इकट्ठा हुई है, और जो लोग मोसाद के लिए, सीआई के लिए काम कर रहे हैं, जो भी ट्रीजन करेगा, सेडिशन करेगा, ईरान को बिट्रे, उसको तो पकड़ के कोई भी देश ये काम करेगा। उसके साथ ये भी एक अच्छा हुआ है कि सऊदी ने अभी इराक पे भी हमला किया है, सऊदी ने अभी यमन पे भी हमला किया है। तो ये 2 बड़ी ताकतें अभी ईरान के साथ आएगी। अभी तक ईरान लगभग अकेला लड़ रही थी, मगर सऊदी का जो इनह्यूमन ब्लॉकेड है यमन पे 2014-15 से, जिसमें 5 लाख यमनी मरे हैं, वो अभी ये अंसारुल्लाह, ये सऊदी जो फालतू डिक्टेटोरियल कंट्रीज है, सबके सब वैसल कंट्रीज है, ये सब अमेरिका और इजराइल के प्रॉक्सी है। ये सबके सब राजा में कोई इलेक्शन नहीं होता। वो तो हम लोग बोलते हैं इनको मॉडरेट बोलते हैं, जहां एक इलेक्शन का नाम नहीं है, सब अमेरिका के दलाली करते हैं, सब अमेरिका के बेसिस पे देश चलते हैं। अभी एक टाइम आ गया जब अमेरिका के बेसिस वहां से हटेंगे। कुवैत, कतर, यूएई की रिपोर्ट्स आ रही है, जॉर्डन में तो लोग सड़क पे आ रहे हैं, अमेरिका के बेसिस से हटेंगे और राजा को बचाएगा कौन। उसके साथ हमें ये भी पता चला कि अभी अमेरिका अपनी जेट फाइटर्स को यूके और बेलग्रेड और सब जगह शिफ्ट हो रहा है, कि उनको पता है कि इस भी सेफ्टी नहीं है। उसके साथ ट्रंप ने अभी ये जो गाजा पीस प्लान, ट्रंप पीस बोर्ड, जो 1 साल से हम लोग सुन रहे थे, और इजराइल सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को विड्रॉ करना है तो वो हारेगा इलेक्शन में, और अगर नेतन्याहू ने विड्रॉ नहीं किया तो ट्रंप को और एक तमाचा मिलेगा नेतन्याहू की तरफ से। तो उन लोग के आपस के भी ये सब प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। मगर इतना बता दूं कि ईरान स्ट्रॉन्गर देन बिफोर है, रशिया का भी सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट है,
ये तीनों महाशक्तियां बन चुकी है। अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर है, वांग यी, सर्गे लैवरोव और अब्बास अरागची या दुनिया के 3 टॉप फॉरेन मिनिस्टर्स में से है। और अब्बास अरागची ने क्लियर कट बोलता है कि अमेरिका कोई सुपर पावर है नहीं। वो सुपर पावर देख दिया कि 4 दिन में जब ये जंग 28 फरवरी को चालू हुई। बिल्कुल, लेकिन ये अगर इस तरीके से बड़े बड़े दावे लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी कर रहे हैं, हालांकि दावे तो बहुत कुछ किए गए हैं, ये बिल्कुल मीठी बोलवाला जी सही कह रहे हैं, कई सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अगर हमले का दावा किया जा रहा है क्योंकि नेतन्याहू अभी विजिट करके आए हैं अमेरिका से, तो क्या हो सकता है कि कल बड़े हमले हो जाए? नमस्कार, जय हिंद। मीनाक्षी, देखिए, जब भी नेतन्याहू अमेरिका होके आते हैं तो उसके बाद या इनकी बातचीत होती है, उसके बाद हमले होते हैं और भीषण हमले होते हैं। देखिए, अमेरिका ऑल आउट वॉर करना चाहता है, लेकिन ईरान वॉर ऑफ आइटरेशन लड़ना चाहता है। और अब ये जो लड़ाई है अलाइज वर्सेस अलाई की हो गई है, क्योंकि आप देखिए तो जब एक गलती से कहिए या जानबूझ के कीजिए, कैस्पियन सी में एक ईरानी जहाज पर यूक्रेन से हमला हुआ और जैसे ही ईरान की तरफ से धमकी आई, उस समय यूक्रेन ने माफी मांग ली। अब ये जो कह रहे हैं कि अगर हमला होता है, ऑल आउट वॉर होता है, तेहरान पे अगर हमले होते हैं, उसका बिजली काटा जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जाता है, तो खाड़ी देशों में चाहे सऊदी का घावर एयरफील्ड हो या कुवैत की सिट्रा रिफाइनरी हो, यहां तक कि इजराइल हो, वो भी हमले की जद में रहेंगे। देखिए, आप आते हैं F-35 से बॉम्ब गिराते हैं 1000 किलोमीटर की दूरी से और चले जाते हैं। आप इस तरीके से वॉर नहीं जीत सकते हैं। और इसीलिए बार बार देखिए, अभी जो सऊदी अरेबिया है उसने 13 देशों के साथ मिलकर एक नौसैनिक गठबंधन बनाने की कोशिश की है ताकि बाब अल मंदेब को खुला रखा जाए, क्योंकि हूती जो है वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से चोक कर दिया है। तो यानी बाब अल मंदेब चोक हो गया, हॉर्मुज चोक हो गया, और जिस तरीके से ये लड़ाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, एक और चीज आपने देखी, 3-4 दिन से जो मोरक्को से लोग स्पेन में पहुंच रहे हैं, वो भी एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि स्पेन एक अकेला देश था जिसने अमेरिका को क्लियरली मना कर दिया था कि इस युद्ध में हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देखिए किस साजिश के तहत वहां पर लोगों को भेजा जा रहा है। तो जो खाड़ी का युद्ध है, ये सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है, ये बढ़ रहा है। जहां तक मिड टर्म इलेक्शंस की बात है, तो प्रदीप सर यहाँ बैठे हैं, वो समझेंगे कि एक ऐसा ग्रुप है जिनको हम रेड जोन कहते हैं, जो कि कट्टर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान के हालात हम देखें तो ईरान में रोज रात को लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जिस दिन से देखिए पहला हमला हुआ है उससे आज तक रोज रात को लगातार वहां के लोग वेस्टर्न मीडिया के इस नैरेटिव को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कोई भी बगावत हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो कंट्रीज हैं, उनकी जो आम जनता है, वो अपने देश में अपने जो हुक्मरान है उनके साथ खड़ी है। जॉर्डन में जब हमला हुआ था तो जॉर्डन की तरफ से इंफॉर्मेशन ईरान को दी गई थी। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब 1979 में होस्टेस क्राइसिस हुआ था, जब 444 दिन तक अमेरिकी राजदूतों को पकड़कर ईरान ने रखा हुआ था, तब ईरान से पार अमेरिका नहीं पार पा सका था। तो इस समय तो ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। और ये मैं इसको एक चीज कहूंगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां पे अंदरूनी हालात बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, किसी भी देश में नहीं होते हैं, क्योंकि हर देश में एक ऐसा तबका होता है जिसके अपने क्राइसिस होते हैं और जो रेसिस्ट कर रहा होता है चीजों को। लेकिन जहां तक राष्ट्र की बात आती है तो लोग एक झंडे के नीचे एकजुट होते हैं, और ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही है। और इस समय जिस तरह के बयान भी ईरान से आ रहे हैं वो यही है कि हम ये जीत चुके हैं। अब वो किस बेसिस पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।